बदन पर सूट और बूट, हाथ में माइक और भीड़ में कान पकड़कर उठक बैठक लगाते ये शख्स, इनका नाम है रिंकू सिंह राही। आईएएस रिंकू सिंह राही, वही रिंकू सिंह राही जिन्हें 2009 में बदमाशों ने 7 गोली मारी, वो भी इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में हुए करीब 100 करोड़ के कथित घोटाले का पर्दाफाश किया था। वही रिंकू सिंह जिन्हें कभी जबरन मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो कभी घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने पर निलंबित तक कर दिया गया। वही रिंकू सिंह जो यूपीएससी के 15 फेल अटेम्प्ट्स देने के बाद 16वें अटेम्प्ट में आईएएस बने, लेकिन मौत को मात देकर सिस्टम के अगेंस्ट जाकर लड़ने वाले इस आईएएस को किसने उठक बैठक करवा दी? क्या है रिंकू सिंह राही की पूरी कहानी? इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव देख रहे हैं। 24 जुलाई 2025 को आईएएस रिंकू सिंह राही को पुवाया में एसडीएम के पद पर नियुक्त किया गया। 29 जुलाई को वो चार्ज लेने पहली बार तहसील पहुंचे। पहले ही दिन उनके और वकीलों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। इसके बाद आईएएस रिंकू सिंह राही वकीलों को मनाने के लिए खुद ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। क्या नोकझोंक हुई और रिंकू ने ऐसा क्यों किया, इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में 2 कहानियां कही जा रही हैं। 29 जुलाई 2025 को दैनिक जागरण में छपी अभिषेक सक्सेना की रिपोर्ट में बताया गया कि पुवाया तहसील में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र न बनने को लेकर 25 जुलाई को वकीलों और तहसीलदार के बीच विवाद हुआ था। उसके बाद वकीलों की भारी संख्या तहसीलदार राघवेश मणि त्रिपाठी और एसडीएम चित्रा निर्वाल के ट्रांसफर की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इसी बीच चार्ज लेने पहुंचे रिंकू सिंह वकीलों से बातचीत करने पहुंच गए। बातचीत के बीच अव्यवस्थाओं पर बात हुई तो रिंकू सिंह ने वकीलों को चेतावनी दे दी कि तहसील परिसर में गंदगी करने या अनुशासन तोड़ने वाले वकीलों पर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो उनसे उठक बैठक भी लगवाई जाएगी। इस बात से धरने पर बैठे वकील भड़क गए। माहौल बिगड़ने लगा तो आईएएस रिंकू खुद ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे और बोले कि अगर किसी को कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इस घटना का दूसरा किस्सा भी है। 29 जुलाई को ही दैनिक भास्कर में छपी अश्विन कुमार शुक्ला की रिपोर्ट में यही खबर दी गई, लेकिन इसमें एक और बात जोड़ दी गई। लिखा गया कि 29 जुलाई को जब आईएएस रिंकू सिंह राही पुवाया तहसील चार्ज लेने पहुंचे तो उन्होंने एक मुंशी को खुले में टॉयलेट करता देखा। इसके बाद रिंकू सिंह ने मुंशी से कान पकड़कर उठक बैठक करवा दी। ये देखकर वहां मौजूद वकील नाराज हो गए और प्रदर्शन करने लगे। वकीलों का कहना था कि जब शौचालय गंदे हैं तो मुंशी मजबूरी में कहां जाएंगे। इसके बाद एसडीएम ने तहसील प्रशासन की खामियों को स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं को दोषी माना और भीड़ के सामने खुद कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगे। हालांकि वकीलों ने आईएएस रिंकू सिंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने 5 बार उठक बैठक लगाई। रिंकू सिंह ने तहसील परिसर में साफ सफाई और शौचालय की व्यवस्था की जिम्मेदारी को अपना काम बताया और इसमें सुधार करने का आश्वासन भी दिया। खैर, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक आईएएस का इस तरह से कान पकड़कर उठक बैठक लगाना टॉक ऑफ टाउन बन गया। चर्चा को और बल तब मिला जब पता चला कि ये वही रिंकू सिंह हैं जिन्होंने ईमानदारी की कीमत 7 गोलियां खाकर चुकाई हैं। अब ये किस्सा क्या है, इसे जानने के लिए आपको रिंकू सिंह की कहानी जाननी होगी। आईएएस रिंकू सिंह राही मूलतः उत्तर प्रदेश के हाथरस से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन गांव में विवाद होने के बाद इनका पूरा परिवार अलीगढ़ आ गया। मीडिया को दिए अपने इंटरव्यूज में रिंकू बताते हैं कि उनके पिता आटा चक्की चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। आर्थिक तंगी में पिता का हाथ बटाने के लिए रिंकू भी आटा चक्की पर काम करने लगे। गांव से शुरुआती पढ़ाई करने वाले रिंकू को 12वीं में अच्छे नंबर आए तो स्कॉलरशिप भी मिली और एनआईटी जमशेदपुर में दाखिला भी। रिंकू बताते हैं कि 2002 में मेटलर्जी में बीटेक करने के बाद उन्होंने गेट की परीक्षा में ऑल इंडिया 17th रैंक हासिल की, लेकिन अब तक उनका मन सिविल सर्विस में जाने का हो चुका था। सो रिंकू ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। इसी बीच 2004 में उन्होंने यूपीपीएससी की परीक्षा पास कर ली। 2008 में रिंकू सिंह राही मुजफ्फरनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। तब राज्य में मायावती की सरकार थी। दैनिक भास्कर को दिए एक इंटरव्यू में रिंकू बताते हैं कि उन दिनों सामाजिक कामों के लिए जो फंड आते थे उसमें फर्जी नामों को आधार बनाकर जरूरतमंद लोगों के पैसे दूसरे लोग ले लेते थे। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि करीब 100 करोड़ रुपए गबन हुए हैं।
इस गबन के पीछे राजनीतिक पार्टी के अलावा कई लोगों की साठगांठ भी बताई गई। खुद रिंकू बताते हैं, धीरे धीरे रिंकू को इस पूरी धांधली का पता चल गया और रिंकू ने एक एक कर पूरी धांधली की परत खोलनी शुरू कर दी। रिंकू कहते हैं कि जब उन्होंने इस धांधली की बात बाहर लाई तो उन्हें लग रहा था कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है। इसी बीच वो घटना भी हुई। बात है साल 2009 के मार्च महीने की। 27 साल के रिंकू सिंह राही बैडमिंटन खेल रहे थे। इसी बीच कुछ बदमाश आए और रिंकू पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा गया कि इस हमले में रिंकू को कुल 7 गोलियां लगी। 3 गोलियां सिर में लगी। इस हमले में उनकी एक आंख की रोशनी चली गई, आंख भी डैमेज हो गया। गोली लगने से जबड़ा भी कट गया और एक कान की सुनने की क्षमता भी चली गई। गोली लगने से रिंकू के शरीर से बहुत खून निकला, लेकिन रिंकू ने मौत को मात दे दी। करीब 4 महीने तक चले ट्रीटमेंट और कई ऑपरेशन के बाद रिंकू बिस्तर से उठे और दोबारा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने लगे। रिंकू सिंह राही पर कातिलाना हमले के आरोप में पुलिस ने जांच पूरी की और एक नेता सहित 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। फरवरी 2021 को मुजफ्फरनगर की विशेष SC/ST कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई पूरी कर 4 आरोपियों को जानलेवा हमले का दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद सुनाई। बाकी 4 आरोपियों को सबूतों की कमी में बरी कर दिया गया। खैर, हमले के बाद का एक और किस्सा रिंकू साझा करते हैं। 2011 के अल्ले पल्ले की बात है। उन्होंने RTI के जरिए कुछ जानकारी निकालनी चाहिए, लेकिन साल निकल गया पर जवाब नहीं निकला। इस बात को लेकर मार्च 2012 में रिंकू लखनऊ में अनशन पर बैठ गए। बकौल रिंकू, इस अनशन के दौरान अधिकारियों ने उनके खिलाफ डॉक्टरों से तालमेल कर साजिश रची और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। रिंकू आरोप लगाते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों की पूरी तैयारी थी कि वो उन्हें पागल घोषित कर दें। अपने ऊपर हुए जुल्मों की एक और कहानी रिंकू बताते हैं। वो कहते हैं कि 2015-16 के दौरान वो श्रावस्ती में जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास के पद पर पोस्टेड थे। उन्हें पोस्टिंग के दौरान 25,000 रुपए प्रति वर्ष सरकारी गाड़ी भत्ता दिए जाने की व्यवस्था थी। वो ये पैसे नहीं ले रहे थे। अधिकारियों की मीटिंग में उन्हें 25,000 रुपए किसी भी दूसरे मद में खर्च करने को कहा गया। उन्होंने खर्च नहीं किया। इसके बावजूद उन्हें गाड़ी भत्ता के 25,000 रुपए दूसरे कामों पर खर्च करने के आरोप में चार्जशीट थमा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद रिंकू ने घोटालों को बेनकाब करने की अपनी मुहिम रोकी नहीं। समाज कल्याण विभाग के अलावा दूसरे जिस भी विभाग में रिंकू गए, वहां हो रही धांधली का खुलासा करने लगे। इसी बीच जून 2018 में उन्हें नौकरी से निलंबित भी कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने IAS PCS के बच्चों को तैयारी कराने वाले राजकीय कोचिंग सेंटर में भी काम किया। दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में रिंकू बताते हैं कि कोचिंग सेंटर में भी जब उन्होंने मेस चलाने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत की तो उन्हें एक बार फिर से फर्जी आरोप में फंसाया गया। अलग अलग फर्जी शिकायतों के आधार पर उन्हें 2 आरोप पत्र दिए गए, लेकिन उन्होंने यहां भी हार नहीं मानी। कोचिंग का प्रभारी बनकर रिंकू ने ना सिर्फ बच्चों को सिविल सेवा के लिए तैयार किया, बल्कि वो खुद भी UPSC के अटेम्प्ट्स देने लगे। दैनिक भास्कर की इसी रिपोर्ट के मुताबिक रिंकू ने UPSC क्रैक करने के लिए कुल 16 अटेम्प्ट्स दिए। आप पूछ सकते हैं कि 16 अटेम्प्ट्स कैसे? इसका जवाब है कि 2009 में हुए जानलेवा हमले के बाद से ही रिंकू की एक आंख, एक कान और चेहरा खराब हो गया था, जिसकी वजह से रिंकू PWBD माने पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की कैटेगरी में आ गए, वो भी 5th रैंक वाली। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता से पीड़ित होते हैं। मसलन किसी को सुनने की दिक्कत हो सकती है, साथ में देखने की भी या फिर चलने की भी समस्या हो सकता है, मानसिक रूप से भी उनको कुछ असमर्थता हो। जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले PWBD वाले कैंडिडेट्स को कुल 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन SC/ST कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को 42 साल की उम्र तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स देने की अनुमति होती है, यानी वो दे सकते हैं। रिंकू भी SC कैटेगरी से आते हैं, इसलिए उन्होंने UPSC क्रैक करने का अनावरत प्रयास जारी रखा। अंततः 39 साल की उम्र में रिंकू ने पहली बार UPSC क्रैक की। 683वीं रैंक के साथ UPSC CSE 2021 के फाइनल लिस्ट में रिंकू का नाम आया। उन्होंने अपनी जगह बनाई। हालांकि रिंकू ने 2022 में भी UPSC क्रैक की, लेकिन इस बार उनकी रैंक 921वीं रही। अंततः साल 2023 में 41 साल के रिंकू को होम कार्डर मिला और IAS की पोस्टिंग मिल गई। करीब 15 महीनों तक मथुरा में रहने के बाद रिंकू को 24 जुलाई 2025 को ही शाहजहांपुर भेजा गया। 29 जुलाई को रिंकू ने पुवैया तहसील पहुंचकर अपना चार्ज लेने का पूरा काम संभाला। इसी दौरान उनकी वकीलों से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद ये वीडियो यानी उठक बैठक करने वाला ये वीडियो हमारे आपके सामने आया।
तो ये थी कहानी खुद को सोल्जर विदाउट यूनिफॉर्म कहने वाले रिंकू सिंह राही की। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं? रिंकू सिंह राही के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? इनकी कहानी पर आपकी क्या राय है, क्या कमेंट है, हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।